विद्यार्थी मित्रांनो, स्क्रीनवर आपणास एक चित्र दिसत आहे. जेव्हा चंद्रावर असेल मानवाची वसती, तेव्हा कशी दिसेल पृथ्वी? आपणही याबद्दल विचार करावे. आज आपण मराठी आंतरभारती इयत्ता 9वी या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 14 दिव्य अभ्यासणार आहोत. लेखक आहेत जयंत नारळीकर आणि मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली. पाठ क्रमांक 14 दिव्य. लेखक आहेत जयंत नारळीकर, 1938. प्रसिद्ध खगोलशास्त्रज्ञ. लेखक विज्ञान कथा कादंबरीकार. मराठी साहित्यातील त्यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान म्हणजे त्यांच्या विज्ञान कथा. यक्षांची देणगी हा विज्ञान कथा संग्रह. प्रेषित, वामन परत न आला, व्हायरस या विज्ञान कादंबऱ्या. विज्ञान आणि वैज्ञानिक, गणितातल्या गमती जमती, आकाशाशी जुळले नाते इत्यादी पुस्तके प्रसिद्ध. भारत सरकाराकडून पद्मभूषण पुरस्काराने सन्मानित. आलोकच्या अंगी असणारी चतुराई प्रस्तुत पाठातून लेखकाने वर्णिली आहे. जयंत नारळीकर पैदाइश 1938. मशहूर माहिर फल्कियात, मुसन्निफ, साइंस फिक्शन नॉवेल निगार. मराठी अदब में इनका अहम योगदान रहा. इनकी तहरीर करदा साइंस फिक्शन, साइंसी कहानियां, यक्षांची देणगी साइंस फिक्शन का मजमुआ है. प्रेषित, वामन परत न आला, वायरस ये साइंसी नॉवेल हैं और भी मशहूर किताबों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं. हुकूमत हिंद ने पद्म भूषण आजाद से नवाजा. आलोक की साइंसी नुक्ते नजर की खूबी को मौजूदा सबक में मुसन्निफ ने पेश किया है. यहाँ पर बच्चों में एक बात को वाज़ेह करना चाहूंगी. विज्ञान कथा जिसको हमने यहाँ पर साइंस फिक्शन कहा है, तो ये क्या है? ऐसी कहानियां जिनमें साइंस के बारे में मालूमात दी जाती है, मुस्तकबिल में रोनुमा होने वाले वाकयात के बारे में किताबें, फिल्में वगैरह, जिनमें अक्सर खला का सफर शामिल होता है, साइंस और टेक्नोलॉजी की मालूमात दी जाती है. तो इस तरह के अफसाने और नॉवेल वगैरह जो है साइंस फिक्शन कहलाते हैं. विद्यार्थी मित्रांनो, जयंत नारळीकर यांची पुस्तके आपण स्क्रीनवर पाहू शकता. जयंत नारळीकर की तहरीर करदा किताबें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं. आता पाठाला सुरुवात करूया. पाठ क्रमांक 14 दिव्य. दिव्य या शब्दाचा अर्थ आहे कसोटी, अग्नी परीक्षा. 21व्या शतकाच्या मध्यावर घडणारी ही कथा आहे. 21व्या यानी 21वां शतक, सदी, 21वीं सदी के दरमियान में गुजरी हुई ये कहानी है. आलोक नाईक नावाच्या विलक्षण बुद्धिमान मुलाची. आलोक नाईक ये लड़के का नाम है. आलोक नाईक नावाच्या यानी आलोक नाईक नाम के
विलक्षण बुद्धिमान, विलक्षण गैर मामूली, बेहद बुद्धिमान अक्लमंद ज़हीन। यानी आलोक नाइक नाम का एक लड़का था, वो बहुत ही गैर मामूली ज़हीन था। उस लड़के की ये कहानी है। अंतराळातल्या वसाहतींमध्ये राहून काम करण्यासाठी जगातल्या निवडक बुद्धिमान मुला-मुलींना विशेष शाळांमध्ये प्रशिक्षणासाठी पाठवण्यात येईल। अंतराळ, अवकाश, खला। वसाहत, इसके मानी होते हैं कॉलोनी या बस्ती। अब यहां पर लेखक कह रहे हैं अंतराळातल्या वसाहतींमध्ये राहून, खला की बस्ती में रहकर, काम करण्यासाठी, काम करने के लिए, जगातल्या दुनिया के निवडक, निवडक यानी मुंतखिब, जिनको स्पेशली सेलेक्ट किया गया हो, बुद्धिमान अक्लमंद ज़हीन मुला मुलींना, लड़के लड़कियों को विशेष शाळांमध्ये, मखसूस स्कूल में प्रशिक्षणासाठी, प्रशिक्षण इसके मानी होते हैं विशेष शिक्षण, ट्रेनिंग। तो इनको जो है तरबियत के लिए, ट्रेनिंग के लिए खास स्कूलों में पाठवण्यात यही भेजा जाता था, रवाना किया जाता था। पूरे जुमले का मानी देखते हैं हम एक बार उर्दू में। खला की बस्ती में रहकर काम करने के लिए दुनिया के मुंतखिब अक्लमंद लड़के और लड़कियों को मखसूस स्कूल में तरबियत के लिए रवाना किया जाता था। भारतातर्फे एके वर्षी आलोकची निवड झाली। भारतातर्फे, भारत की तरफ से, एके वर्षी एक साल, आलोकची निवड झाली, आलोक का इंतखाब हुआ, आलोक का सिलेक्शन हुआ। निवड यानी इंतखाब, सिलेक्शन, चुनना। आणि तो सिंगापूरच्या शाळेमध्ये दाखल झाला। दाखल होणे, प्रवेश घेणे, दाखला लेना, एडमिशन हासिल करना। आणि तो सिंगापूरच्या शाळेमध्ये दाखल झाला और वो सिंगापुर की स्कूल में दाखिल हुआ। हुआन चेंग हा चीनी विद्यार्थी त्याच शाळेत होता। हुआन चेंग, ये चीनी तालिब इल्म भी उसी स्कूल में था। आपको दोनों बच्चों की तस्वीर दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, आलोक भी है और हुआन चेंग भी है। एक बात का अंदाजा हमें यहां पर होता है कि आलोक जो है बहुत ज़हीन है और हुआन चेंग जो है ये भी बहुत ज़हीन है। दोनों भी बच्चे अपनी अपनी जगह बहुत ज़हीन हैं। ज्या परिस्थितीत चैंगची आलोकशी दोस्ती झाली, ती अद्भुत या सदरात मोडेल। अद्भुत, अजब, अजीबोगरीब, सदरात, प्रकारात, किस्म, मोडेल, शुमार की जाएगी। ज्या परिस्थितित, जिन हालात में चैंगची आलोकशी, चैंग की आलोक से दोस्ती हुई, वो अजीबोगरीब इस कॉलम में इसका शुमार होता है। नवीन विद्यार्थ्याला आत आणा, नए तालिब इल्म को अंदर लाया जाए। चैंग ने आज्ञा केली। आज्ञा करने, हुक्म सोडणे, हुक्म देना। चैंग ने हुक्म दिया। तो एका लांब टेबलाच्या मध्यभागी राजासारखा ऐटीत बसला होता। ऐटीत, रुबाबात, रुआब से। तो एका लांब टेबलाच्या मध्यभागी, वो एक लंबे टेबल के दरमियानी हिस्से में राजासारखा, बादशाह की मानिंद, बादशाह के मानिंद ऐटीत बसला होता, रुआब से बैठा था। त्याच्या दोन्ही बाजूंना 5-5 मुले मुली बसल्या होत्या। उसके दोनों बाजू में, त्याच्या दोन्ही बाजूंना, उसके दोनों बाजू में 5-5 मुले मुली बसल्या होत्या, 5-5 लड़के लड़कियां बैठी थीं।
ही सिनियर विद्यार्थ्यांची कमिटी होती आणि चेंग तिचा अध्यक्ष होता. सीनियर वरच्या वर्गातील विद्यार्थी. सीनियर विद्यार्थी यानी ऐसे विद्यार्थी जो नए एडमिशन तलबा तलबा जो होते हैं उनसे आगे की जमातों में जो पढ़ते हैं. ही सीनियर विद्यार्थ्यांची कमिटी होती. कमिटी समिती आणि चेंग तिचा अध्यक्ष होता. अब हम उर्दू में समझ लेते हैं और चेंग जो है उनका सदर था. अब उर्दू में एक बार हम समझ लेते हैं. ये सीनियर तलबा की कमेटी थी और चेंग इसका सदर था. अध्यक्ष यानी सदर. यानी बच्चों अब आप समझ गए होंगे किस तरह का माहौल है यहाँ पर. यानी ये सीनियर तलबा और तालिबात हैं जो कि बैठे हुए हैं. नए विद्यार्थी को, नए तालिब इल्म को बुलाया जा रहा है. अब देखते हैं बुलाने के बाद उसके साथ क्या सलूक करते हैं ये लोग. हुशार मुले असली तरी त्यांच्यात हूटपणा नसतो असे नाही. हूटपणा, खोडकरपणा, शरारतीपन. यहां पर लेखक कह रहे हैं हुशार मुले असली, होशियार बच्चे हों, तरी त्यांच्यात हूटपणा नसतो असे नाही, फिर भी उनमें शरारतीपन न हो ऐसा नहीं है. यानी होशियार बच्चे हों तो भी वो शरारती होते ही हैं. विशेष करून शाळेमध्ये त्या हूटपणाला जास्त जोर येतो. विशेष करून शाळेमध्ये त्या हूटपणाला जास्त जोर येतो. अब यहां पर लेखक कह रहे हैं खास तौर से, बतौर खास. यहां पर लेखक कह रहे हैं बतौर खास शाळेमध्ये, स्कूल में त्या हूटपणाला जास्त जोर येतो. इस शरारत का जोर कुछ ज्यादा होता है. इस जुमले का मतलब क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में आकर ज्यादा शरारत करते हैं. आप भी करते होंगे. पहली से लेकर अब 9वीं जमात तक आपने भी भरपूर शरारतें की होंगी. सिंगापूरच्या शाळेत हा हूटपणा मोठ्या स्वरूपात प्रकट व्हायचा. प्रकट होणे, दिसणे, नजर आना, जाहिर होना. अब यहां पर लेखक कह रहे हैं सिंगापूरच्या शाळेत, सिंगापुर की स्कूल में, हा हूटपणा, ये शरारत, ये शरारतीपन मोठ्या स्वरूपात, बड़े पैमाने पर, प्रकट व्हायचा यानी जाहीर होता था. नवीन विद्यार्थ्यांची खोड काढण्याची तिथे प्रथाच होती. खोड काढणे, कळ काढणे, कुचेष्टा करणे, सताना, तकलीफ देना. प्रथा, रीत, रिवाज, पद्धत, रस्म, तरीका था. अब पूरे जुमले का मतलब देखते हैं. नवीन विद्यार्थ्यांची, नए तालिब इल्मों की खोड काढण्याची यानी उनको सताने का, तिथे प्रथास थी, वहां पर रस्मो रिवाज ही था. नए तालिब इल्म को सताने का रस्म रिवाज ही था. त्या प्रथेला भारदस्तपणा यावा म्हणून खोड काढणाऱ्यांतर्फे एक समिती स्थापन करण्यात आली. भारदस्तपणा, गंभीरपणा, वजनदार, अहमियत हासिल होना. समिति, कमिटी. स्थापन करने, निर्माण करने, बुनियाद डालना. त्या प्रथेला, उस रस्म रिवाज को,
भारदस्तपणा यावा, यानी उसको गंभीरपणा हासिल हो, उसे अहमियत हासिल हो, म्हणून इसलिए खोड काढणाऱ्यांतर्फे एक समिती स्थापन करण्यात आली। इसलिए सताने वालों की तरफ से एक कमेटी की बुनियाद डाली गई। तिच्यात बहुतेक दुसऱ्या वर्षातले विद्यार्थी असायचे। उस कमेटी में ज्यादातर सेकंड ईयर के तालिब इल्म थे। त्रास देण्याचे वेगवेगळे प्रकार ज्याच्या सुपीक डोक्यातून सर्वात जास्त निघतील तो म्होरक्या बने। सुपीक डोके, हुशार बुद्धी, जरखेज दिमाग, अकलमंद दिमाग, खूब जहीन। म्होरक्या प्रमुख, लीडर, कप्तान, सरबराह। अब यहां पे इसके मानी समझते हैं हम उर्दू में। त्रास देण्याचे वेगवेगळे प्रकार, सताने के अलग अलग तरीके, ज्याच्या सुपीक डोक्यातून, जिसके जरखेज दिमाग में सर्वात जास्त निकतील तो म्होरक्या बने, सबसे ज्यादा आते वो सरबराह बनता था। या नियमानुसार चेंग त्या कमिटीचा चेयरमन बनला होता। चेयरमन अध्यक्ष, जिसे हम उर्दू में सदर कहते हैं। या नियमानुसार, इस उसूल के मुताबिक चेंग त्या कमेटीचा चेयरमन बनला होता। चेंग उस कमेटी का चेयरमैन था, सदर था। यानी वहां पर उस वक्त सेकेंड ईयर के तालिब इल्मों में सबसे ज्यादा जरखेज जहन चेंग का था, जिसके दिमाग में सताने के नए नए तरीके आते रहा करते थे, इसलिए वो वहां का लीडर बन चुका था उस कमेटी का। इससे हमें पता चलता है कि जो जहीन बच्चे होते हैं वो शरारती भी बहुत ज्यादा होते हैं। चेंगच्या आज्ञेवरून दोघांनी जाऊन खोली बाहेर धरून ठेवलेल्या नवीन विद्यार्थ्याला आत आणले। चेंगच्या आज्ञेवरून, चेंग के हुक्म से, दोघांनी, दोनों ने, खोली बाहेर, रूम के बाहर, धरून ठेवलेल्या, पकड़कर रखे हुए नवीन विद्यार्थ्याला आत आणले, नए लड़के को अंदर लाए। आलोक नाईक, चेंग ने समोरच्या मुलाकडे पाहिले। चेंग ने सामने के लड़के की तरफ देखा। अंगयष्टि ने हाडकुळा। अंगयष्टि, अंगकाठी, शरीर, जसामत। हाडकुळा, सडपातळ, दुबला पतला। पण चेहऱ्यावर विलक्षण बुद्धिमत्तेचे तेज असलेला हा मुलगा पाहून चेंगला मनातून त्याच्याबद्दल सहानुभूती वाटली। सहानुभूती वाटणे, दया वाटणे। पण ती दाबून तो करड्या स्वरात म्हणाला। अब हम पूरे जुमले के मानी देखते हैं। चेंग ने समोरच्या मुलाकडे पाहिले। चेंग ने सामने की लड़की की तरफ देखा। अंगयष्टि ने हाडकुळा, जसामत से दुबला पतला, पण चेहऱ्यावर विलक्षण बुद्धिमत्तेचे तेज। विलक्षण यानी गैर मामूली, बेहद, बुद्धिमत्ता अकलमंदी, जहानत, तेज नूर, यानी उसके चेहरे पर बेहद अकलमंदी का नूर दिखाई दे रहा था। हा मुलगा पाहून, इस लड़के को देखकर चेंगला मनातून त्याच्याबद्दल सहानुभूती वाटली। उस लड़के को देखकर चेंग को दिली दिल में उसके मुतालिक दया फील हुई, हमदर्दी महसूस हुई। पण ती दाबून तो करड्या स्वरात म्हणाला। लेकिन उसने हमदर्दी को दबाकर सख्त लहजे में कहा, मी हाक मारली की उत्तर द्यायचा, असा इथला रिवाज आहे। क्या कहा उसने? मी हाक मारली, मैंने आवाज लगाई,
उस वक्त जवाब देना ऐसी यहाँ की रस्म है। इस तरह से सख्त लहजे में चैंग ने आलोक से कहा। आपला परिचय एकतर्फी झाला। परिचय ओळख, पहचान, तारुफ। एकतर्फी एका बाजूने, एकतर्फा। आपला परिचय एकतर्फीच झाला, आपका तारुफ एकतर्फा हुआ। तो पूर्ण व्हायची मी वाट पाहत होतो। उसे मुकम्मल होने का मैं इंतजार कर रहा था। आलोक शांतपणे म्हणाला। आलोक ने इत्मीनान से कहा। आमची नावं तुला कळण्याची काही जरुरी नाही, चैंग गरजला। आमची नावं तुला कळण्याची, हमारे नाम तुझे पता चले, इसकी काही जरूरी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चैंग गरजला। गरजला ओरडला। चैंग ने गरजते हुए कहा, चिल्लाते हुए कहा। ठीक आहे, तुम्हाला जर नाव सांगायची लाज वाटत असली तर सांगू नका। लाज वाटणे, शर्म वाटणे। चैंग ने आलोक ने कहा, ठीक है, आपको अगर अपना नाम बताने में शर्मिंदगी महसूस हो रही हो तो ना बताएं। लाज वाटणे, शर्मिंदगी महसूस होना। आलोकच्या चेहऱ्यावर उपरोध दिसत होता। उपरोध दिसणे, खिल्ली उडवण्याचे भाव दिसणे। आलोक के चेहरे पर तंज नजर आ रहा था। आलोकच्या चेहऱ्यावर उपरोध दिसत होता। आलोक के चेहरे पर तंज दिखाई दे रहा था। चैंग वरमला। वरमने, शर्मिंदा होना। चैंग शर्मिंदा हो गया। नेहमी त्याच्या पुढे आणलेले नवीन विद्यार्थी आधीच गळून गेलेले असायचे। गळून जाणे, थकणे, घाबरणे, त्राण जाणे। तब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? नेहमी त्याच्या पुढे, हमेशा उसके सामने आणलेले, लाए हुए नवीन विद्यार्थी, नए तालिब इल्म आधीच गळून गेलेले असायचे, पहले ही नर्म हो जाते थे, घबरा जाते थे, डरे हुए रहते थे। त्याला प्रत्युत्तर करणारा प्रथमच भेटत होता। प्रत्युत्तर, उलट उत्तर, पलटकर जवाब देना, उलट जवाब देना। त्याला प्रत्युत्तर करणारा, उसे पलटकर जवाब देने वाला प्रथमच भेटत होता, पहली मर्तबा कोई मिला था। यानी अब चैंग भी यहां पर हैरान है कि ये लड़का इतनी हिम्मत करके मुझे जवाब दे रहा है। मी हुआन चैंग, मी या कमिटीचा चेयरमन। अब चैंग ने जवाब दिया, मैं हुआन चैंग, मैं इस कमिटी का चेयरमन। त्याने इतरांची नावे सांगितली आणि पुढे म्हणाला। उसने दूसरों के नाम बताए और आगे कहने लगा। तुझ्या पुढं जे वाढून ठेवलंय ते अशा वेळ काढूपणानं फार वेळ पुढं ढकलता येणार नाही तुला। देखिए, अब वो डरा रहा है आलोक को। तुझ्या पुढं जे वाढून ठेवलंय, तेरे सामने जो परोस कर रखा है, ते अशा वेळ काढूपणानं, वेळ काढूपणा, वेळ पुढे ढकलणे, टाइम पास करना, वक्त को जाया करना।
अब वो कह रहा है अशा वेळ काढूपणाने, ऐसे टाइमपास करके फार वेळ पुढं ढकलता येणार नाही तुला, ज्यादा देर तक आगे बढ़ाते नहीं आएगा तुझे। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं इस जुमले को। तेरे सामने जो परोस कर रखा है वो ऐसे टाइम पास करके ज्यादा देर तक आगे बढ़ाते नहीं आएगा तुझे। माझ्या पुढं काय वाढून ठेवलंय ते अजून मला माहित नाही। अब आलोक क्या कहता है, माझ्या पुढे काय वाढून ठेवलंय, मेरे आगे क्या परोस कर रखा है, ते अजून मला माहित नाही, वो अभी तक मुझे मालूम नहीं। ते अप्रिय असेल तर पुढे ढकलण्याचा प्रश्न उद्भवतो। ते अप्रिय असेल, अप्रिय नापसंदीदा, अगर नापसंदीदा होगा तर पुढे ढकलण्याचा प्रश्न उद्भवतो। उद्भवतो निर्माण होतो, पैदा होता है, खड़ा होता है सवाल। वो अगर नापसंदीदा होगा तर पुढे ढकलण्याचा प्रश्न उद्भवतो, तो आगे ढकलने का सवाल पैदा होता है। पण जोपर्यंत ते प्रिय आहे का अप्रिय आहे हेच मला माहित नाही तोपर्यंत मी वेळ काढूपणा करतोय। अब इसने क्या जवाब दिया आलोक ने, पण जोपर्यंत, लेकिन जब तक, ते प्रिय आहे का अप्रिय आहे, वो पसंदीदा है कि नापसंदीदा है, हेच मला माहित नहीं, यही मुझे पता नहीं है, तोपर्यंत मी वेळ काढूपणा करतोय, तब तक मैं टाइम पास कर रहा हूं, असं म्हणणं तर्कसंगत होणार नाही। तर्कसंगत, तर्काप्रमाणे, ऐसा कहना मुनासिब नहीं होगा। इस तरह से आलोक ने जवाब दिया। इससे हमें पता चल रहा है कि आलोक भी हाजिर जवाब बच्चा है, बहुत ही ज़हीन है, सोच समझकर जवाब देता है। आलोकशी वाद घालत बसलो तर आपला निभाव लागणार नाही, हे चेंगला एव्हानाकडून चुकले होते। निभाव न लागणे, टिकाव न लागणे, न टिकणे, नाइलाज होणे। आलोकशी वाद घालत बसलो, आलोक से बहस करता रहा तर आपला निभाव लागणार नहीं, तो हम अपना दिफा नहीं कर पाएंगे। हे चेंगला एव्हानाकडून चुकले होते। अब तक चेंग को इस बात का इल्म हो गया था, तो सरल मुद्द्यावर आला, वो सीधा अपने पॉइंट पर आ गया। आम्ही प्रत्येक नव्या विद्यार्थ्याला 3 कामं करायला सांगतो। आम्ही प्रत्येक नव्या विद्यार्थ्याला 3 कामं करायला सांगतो। हम हर नए तालिब इल्म को 3 काम करने के लिए कहते हैं। ती त्यानं नीट केली तर ठीक, नाही तर त्यानं आम्ही दिलेली शिक्षा भोगली पाहिजे। ती त्यानं, वो उसने, नीट केली, सही ढंग से किया, तर ठीक, तो ठीक, नाही तर त्यानं आम्ही दिलेली शिक्षा भोगली पाहिजे, नहीं तो उसे हम लोग जो सजा देंगे वो भुगतना पड़ेगी। इथली प्रथाच आहे ही, तेव्हा उगीच का म्हणून विचारू नकोस। इथली प्रथाच आहे ही, यहाँ की रस्म ही है ये, तेव्हा उगीच का म्हणून विचारू नकोस, इसलिए क्यों मत पूछना। इस तरह से चैंग ने आलोक को वार्निंग दे दी, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये लड़का आलोक बहुत होशियार है और इसके सवालात के आगे हम हमारा दिफा नहीं कर पाएंगे, हम अपने ग्रुप को बचा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए उसने क्या किया, सीधा सीधा अपने मुद्दे पर आ गया और इस बात को आलोक से कह दिया। प्रथा आहे म्हटल्यावर
का म्हणून विचारायचं नसतं हे मला माहित आहे, पण एक वेगळा प्रश्न विचारू? अब आलोक क्या कह रहा है देखिए, प्रथा आहे, रस्म है म्हटल्यावर ये कहने के बाद का म्हणून विचारायचं नसतं, क्यों पूछना नहीं चाहिए, हे मला माहित आहे, इसका मुझे इल्म है, पण एक वेगळा प्रश्न विचारू, लेकिन एक हटकर सवाल पूछूं? विचार, तुम्ही ज्या गोष्टी मला करायला सांगणार आहात त्या शक्य कोटीतल्या असतील अशी मी अपेक्षा करतो. कोटी श्रेणी, अपेक्षा करणे, इच्छा असणे. अब चेंग ने जवाब दिया, विचार, पूछो, तुम्ही ज्या गोष्टी मला करायला सांगणार आहात, आप जो काम मुझे करने के लिए कहने वाले हो त्या शक्य कोटीतल्या असतील अशी मी अपेक्षा करतो. शक्य कोटीतल्या, शक्य ने मुमकिन, कोटी श्रेणी जमरा, बोले वो मुमकिन इस जमरे के होने चाहिए. अशी मी अपेक्षा करतो, ऐसी तवक्को करता हूं. कारण जर त्या अशक्य म्हणून सिद्ध झालेल्या असल्या तर मला करायला सांगण्यात अर्थ नाही. कारण जर, क्योंकि अगर, त्या वो अशक्य नामुमकिन म्हणून सिद्ध झालेल्या असल्या, साबित हुए, नामुमकिन साबित हुए, तर मला करायला सांगण्यात अर्थ नाही. तो मुझे करने के लिए कहना कोई मानी नहीं रखता है, कोई अर्थ नहीं रखता है. तुम्ही मला केवल बलजबरीनं शिक्षा करायला आणलंय. आप मुझे बलजबरीने यानी जबरन शिक्षा सजा देने के लिए लाए हैं, असंच त्यातून दिसून येईल, ऐसा उसका मतलब होगा. इस तरह से आलोक ने अपनी बात को चैंग के सामने पेश किया. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आलोक की बातों से हमें पता चलता है कि लड़का बहुत ही होशियार है, इसमें एतमाद बहुत ज्यादा है. नए बच्चों के ग्रुप के सामने, सीनियर बच्चों के सामने भी वो घबराया नहीं, किस तरह से मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए उनके सवालात के जवाबात दे रहा है. अब यहीं पर हम इस सबक को रोकते हैं, खत्म करते हैं. भाग 2 में सबक का बाकी हिस्सा और स्वाध्याय पूरा किया जाएगा. इस वीडियो को बार बार देखें, मुश्किल अल्फाज, वाक्य प्रचार को समझें, कहानी को समझें